Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening. आफ्ताब मुगल की जानब से अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक और मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है द इशू ऑफ फोर्स कन्वर्जन एंड फोर्स मैरिजेस। हमारे आज के स्पीकर्स जो हैं वो ऐसे तमाम साथी हैं जिन्होंने ग्राउंड पर बहुत सा काम किया है, ना सिर्फ केसेस को फॉलो करने में बल्कि एडवोकेसी में भी और लॉबिंग में भी। हमारे साथ आज जो मेहमान शामिल हैं उनमें इस्लामाबाद से प्रोफेसर चौधरी तनवीर साहब, बहावलपुर से मोहतरम लाजर अल्लाह रखा एडवोकेट साहब और अंदरून सिंध से जनाब अशोक कुमार साहब, लंदन से काउंसलर मॉरिस जॉन साहब और कराची से मोहतरमा पास्टर ज़ाला शफीक साहबा। हमारे आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी हमारे साथी तस्कीन खान साहब ने संभाली है। आप लंदन और लंदन से बाहर तमाम सहाफ़ती हलकों में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप मारूफ सहाफ़ी हैं। एक तवील अरसा तक आप ग्लोरी टीवी पर एक हफ्तावार प्रोग्राम की निज़ामत करते रहे। आजकल आप अपने यूट्यूब चैनल को होस्ट करते हैं जिसका नाम है वॉर टीवी। आप उसके डायरेक्टर हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में आपको महारत हासिल है। आप न सिर्फ मुख्तसर वक्त में मुश्किल से मुश्किल मौजू का अहाता करते हैं बल्कि साथ ही साथ उस मौजू के पस मंज़र और पेश मंज़र से भी नाज़रीन को आगाही फराहम करते हैं। आपको कैमरे के इस्तेमाल और लफ्ज़ों के चुनाव पर ख़ास अबूर हासिल है। आप एक नज़रियाती सहाफ़ी होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ के भी मुतहर्रिक कारकुन हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी संभाली है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तस्कीन खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आफ्ताब मुगल साहब और माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान का भी शुक्रिया। और इस वक्त जितने भी नाजरीन पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं लाइव और इसके बाद जब हमें रिकॉर्डिंग के तौर पे भी देखेंगे, नशर मुकर्रर के तौर पे देखेंगे, तो आपकी खिदमत में सलाम। और जैसे आफ्ताब मुगल साहब ने फरमाया कि आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे उसका ताल्लुक क्रिश्चियन से हो, सिखों से हो, हिंदुओं से हो, उनके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और जबरी तब्दील मज़हब या जबरी शादियाँ, ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस पर बात की भी जा चुकी है और होती रहनी चाहिए जब तक ये मसला हल ना हो जाए। और इसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि रियासत पाकिस्तान जो बड़ी खूबसूरत रियासत है, लेकिन ये उसके मुंह पे, चेहरे पे एक लगा हुआ बदनुमा दाग है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक में और ह्यूमन राइट से ताल्लुक़ रखने वाले अदारों ने इस मसले के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि करना ज़रूरी है। और नाज़रीन, आपके पास भी मौका होगा कि आप जब प्रोग्राम को लाइव देखें तो आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने सवाल जो हैं, हमारे पैनलिस्ट से आप कर सकते हैं। और शुरा महफिल से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपके पास पहला राउंड हो तो आपके पास 4 से 5 मिनट होंगे, आप इब्तदाइये के तौर पे अपना नुक्ता नज़र आज के टॉपिक के हवाले से बयान कीजिएगा। फिर जब सेकंड राउंड आएगा तो उसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे, ओपन पैनल होगा, ओपन क्वेश्चंस होंगे। और फिर आखिर में जब तीसरा राउंड होगा तो इस गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे और हल की तरफ आएंगे, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को तो डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन शायद हल इतना नहीं बता पाते, लेकिन आज के प्रोग्राम में हल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की महफिल के सबसे पहले जो हमारे शुरा महफिल में जिनको मैं ज़हमत दूंगा, प्रोफेसर चौधरी तनवीर साहब, आपका ताल्लुक एडम टीवी से है और आप रेडियो और टीवी के होस्ट हैं। इसके अलावा राइटर भी हैं, कंपोज़र हैं, शायर हैं और मोटिवेशन स्पीकर हैं और हमारा शख्सियत है। इस्लामाबाद से आप हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। और आपसे सर पहला क्वेश्चन यही है कि जो आज के टॉपिक के हवाले से कि जो पाकिस्तान के अंदर जबरी शादियाँ या जबरी तब्दीली मज़हब के जो एक बहुत बड़ा बहरान है,
اس کے حوالے سے آپ بحیثیت صحافی، ایک بحیثیت اسپیکر، ایک بحیثیت شاعر کیا فرمائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا بڑے بڑے محرکات ہو سکتے ہیں؟ اوور ٹو یو سر، اور اپنا مائک بھی ان میوٹ کر لیجیے. سر ان میوٹ کر لیجیے. جی سر. Good evening, good morning and good afternoon to all of you, سارے listeners کو اور participants کو، program organizers کو. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے ٹاپک کو اور ایک پلیٹ فارم سے شروع کیا گیا، اس کا انیشیٹو لیا گیا، لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کی جائے گی اس پروگرام کے تحت، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا اور پھر سولوشن کی طرف بھی جو ہمارے پاس ہوگی ہماری رائے، ہمارے جتنے بھی اسپیکر ساتھی ہیں وہ بھی. سب سے پہلے تو جو ہے فورس کنورژن پہ بات کر لی جائے کہ یہ جبری تبدیلی مذہب ہے کیا چیز ہے. فورس کا مطلب ہی مجبور کر کے ہیں. اب مجبور کون ہوتا ہے؟ مجبور صرف مائنورٹیز ہی ہو رہی ہیں. اس میں ہم ہندو ہیں، خواہ مسیحی ہیں، سکھ ہیں یا دیگر ہماری شیڈیول کاسٹ ہیں. مجبور کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں وہ وجوہات بھی ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں ہو جاتے ہیں، یا کیوں اس کے اوپر لیبل کر لیا جاتا ہے کہ ہو گئے ہیں. پہلی چیز ہے کہ جبری تبدیلی مذہب ہے کیا چیز ہے؟ یعنی کسی کو مادی یا مالی کسی کو لالچ دینا یا اپنے مفادات کی خاطر، جس میں کئی جرائم چھپے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے مگر وہ اس طرح سے اسے کہہ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، تو اسے بھگا کر کے، اغوا کر کے، اس کی کڈنیپنگ کر کے اور کہیں لے جاتے ہیں، پھر اس کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے، اسے پھر دباؤ، ذہنی تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان کو یہ کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. اور پھر وہ بچی، یہاں خاص طور سے بچیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور جبری تبدیلی مذہب کے لیے. اور کم سن بچیاں جو عمر میں، ابھی جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق ابھی وہ بالغ کی جو شرط ہے کہ 18 سال، 16 سے 18 سال، اس کے شک میں یا اس کے ایریے میں ابھی وہ فال نہیں کر رہی ہوتی بچیاں، اور ان کو مجبوراً جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے خاص ایک لابی ہوتی ہے، ایک پوری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کس طرح کیا جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ غلطی کرتا ہے تو اسے پوری طرح سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے. وہاں ہماری انتظامی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب مجبور ہو جاتے ہیں. ان میں پولیس سب سے پہلے ہے. خواہ ہم کتنے بھی مشکلات میں سے گزر رہے ہوں، اقلیتیں، وہ جا کر کے اپنی FIR نہیں پٹ آن کر سکتے، اپنی جا کے درخواست نہیں لکھوا سکتے. اگر لکھی بھی جائے تو اس پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کیونکہ اسے ثواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو جو 7 پارٹنرز آ جاتے ہیں، کو پارٹنرز آ جاتے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد، 1-2 دن کے بعد وہ ایک نکاح نامہ دے دیتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کر لیا اور جناب علی کہ یہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، پسند کر لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند ہی لمحوں میں اسلام کی پسندیدگی کیسے ہو گئی؟ اور پھر اگلا لمحہ آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو پسند بھی کر لیا، تو پسند کرنے میں کیا ایک ہی آپشن رہ گیا تھا کہ نکاح کا؟ کیا انہیں موقع فراہم نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ آپ اس کو جانچ لیں، پڑتال کر لیں، سمجھ لیں؟ کیونکہ کوئی بھی مذہب، اور خاص طور سے میں اسلام کی بات کروں گا، کہ مجبور کرنے کا نام نہیں ہے. کیونکہ ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے. جب سلامتی کا مذہب ہے تو ایسا نہیں ہوتا. یہ مذہب سے ہٹ کر کے لوگ ہوتے ہیں. سر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دیگر جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اس سے متفق ہوں گے، لیکن ابھی آپ کے پاس 1 منٹ ہے، پھر میں آپ کو اگلے راؤنڈ پہ اس پہ بات کریں گے. تو ان کا جو کرنے جاتے ہیں تبدیل کسی کو یا کرانے جاتے ہیں، ان کا خود بھی مذہب کے اوپر کوئی گرپ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر مذہب کے ساتھ وہ پوری طرح سے متفق، یا انہیں مذہب لرن نہیں ہوتے، وہ ٹرین نہیں ہوتے، مذہب میں پریکٹسز کے لیے نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں.
सिर्फ इसमें जो है अक़लियतों के ऊपर दबाव डालने के लिए ऐसा किया जाता है एक खास स्ट्रेटेजी के तहत। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लाजर अल्लाह रखा साहब की जानब बढ़ते हैं। बहालपुर से हमें ज्वाइन किया है। आपके बारे में फरमाता चलूँ कि आप सीनियर वकील हैं, इंतहाई काबिल इज़्ज़त और इंसानी हकूक़ के बहुत से केसेस आपने लड़े, जिसमें काबिल ज़िक्र तौर पे ब्लास्फेमी केसेस भी शामिल हैं और खातिर खा आपको कामयाबी भी मिली। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपसे बल्कि कानूनी लिहाज से भी थोड़ा सा पूछेंगे कि ये जो इतना सेंसिटिव टॉपिक है, जबरी तब्दीली मज़हब और जबरी शादियाँ और बर्बरियत जो है, बल्कि मैं इसको कहूँगा, तो ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। क्या कोई कानून के अंदर, पाकिस्तान के लॉ के अंदर कोई आईन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कानून मौजूद है कि इसके मुहरकात जो हैं उसकी नफ़ी की जा सके, इस पे काबू पाया जा सके? ये अफरीत है, बहुत बड़ा अफरीत है, इस पे काबू पाया जा सके, क्या फरमाएंगे सर? आवाज़ आ रही? जी आ रही सर। थैंक यू वेरी मच भाई और अफ्ताब भाई, आपका ये जो मेरे फादर दोस्त साहब इसके कुछ पोर्शन जो है ना, उनके ऊपर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये देखें जो फोर्स है ना, एक ख़ास कर जो मसीही बच्चियाँ और इंटीरियर सिंध में और जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो दही इलाके हैं, वहाँ जो एक वडेरा शाही है और लोगों का माइंड सेट ये है कि जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है वो खूबसूरत लड़की है, और फिर उसके ऊपर उसका दूसरा जो जिसको इम्पैक्ट कहते हैं कि वो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर वो माले गनीमत है, वो स्वीट डिश है, तो फिर जिसके हाथ लगेगी वो उसको ले जाएगा और ले जा के ये हमारे जो अदालती अदारे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, ये उनकी शील्ड बन जाते हैं इन किडनैपर्स की। अब वो ज़रूरी नहीं कि ये जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है ये फिजिकली फोर्स हो। अब जबर की अगर हम तारीफ करें तो किसी को इंटाइस करके, किसी बच्चे को लालच दे के, किसी के साथ प्रॉमिस करके शादी का, और किसी को बरगला के, किसी के साथ धोखाधड़ी के साथ जाके सेक्सुअल जो है वो रिलेशन कायम करना, वो बच्चा ये समझ रहा हो क्योंकि उसका बॉडी माइंड एंड सोल की अलाइनमेंट नहीं होती। बच्चे की जो बॉडी है वो तो ग्रोन अप हो रही होती है, लेकिन उसकी मेंटल कैपेबिलिटी जो है एज पर द लॉ इतनी नहीं होती कि वो अपनी फ्यूचर का जो है फैसला कर सके। सबसे पहले तो ये जो कन्वर्जन होती है ये शादी के बगैर होती नहीं। 99% जो है 99% जो केस माइनर बच्चियों के हैं, जो 16 साल से कम बच्चियों की है कन्वर्जन है, वो जुड़ी ही शादी के साथ होती है। अगर शादी निकाल दे तो ये कन्वर्जन नहीं होती। लिहाजा फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस जो है वो लाज़िम मलज़ूम है, एक दूसरे का एक बड़ा गहरा जुज़ है, एक दूसरे के बगैर ये हो नहीं सकती। अब मसला ये है कि हमारा जो कानून है या हमारा जो आइन है 1973 का, वो क्या इस जो इनजस्टिस है माइनॉरिटीज की बच्चियों के साथ जो हो रहा है, तो उसके लिए कैटेगोरिकली जो है हमारे पास लेजिस्लेशन मौजूद है। तो इसके ऊपर जवाब ये है कि आईनी तौर पर तो ये कहा गया कि किसी शख्स को जो है वो जो मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट शहरी होगा। लेकिन हमने देखना ये है कि कानून की नज़र में कौन सा बच्चा है या वो कौन सा शख्स है, कौन सी एज है जिसमें जाके हम ये डिटरमिन करेंगे कि ये बच्चा जो अपना रिलीजन चेंज कर रहा है, इसमें इसकी चॉइस और इसकी कंसेंट शामिल है। अब आप देखें कि बहुत सारे मशहूर केसेस भी हैं, तो हमारी जी प्लीज हाँ, अब हम ये देखें कि कानून जो है वो ये जो है वो प्रो जो है एक्यूजर है वो विक्टिम के साथ नहीं ठहरता। अदालतें जो अदारे हैं वो ढेर हो जाते हैं एक सेकंड में जब रिलीजन का मसला आता है। और यहाँ ये समझा यही जाता है कि लड़की अगर वो किसी को पसंद कर रही है तो वही कन्वर्ट होगी, ये मिनॉरिटीज की लड़की। लड़का जो उसको प्यार का झांसा दे रहा है या जिसके वो उसको फॉल्स जो है उसके साथ झूठे वादे कर रहा है, वो अपना मजहब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ इस स्टेट में यही समझा जाता है
کہ جو minorities سے related ہیں وہی اپنا مذہب چینج کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اس وقت ہمیں آئی بلیو کہ شکارپور سے ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں, صحافی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, محترم اشوک کمار صاحب نے جوائن کیا ہے. سندھ جو ہے پوسٹ کنورژن کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے, اور اشوک کمار صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آپ سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہیں, ابھی کوئی ایسی بات کریں کہ یہ فرمائیں کہ آپ کی نظر میں سندھ کے اندر یہ فورس کنورشن جو ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, وہاں کا معاشرہ کیا کہتا ہے, اور اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکل رہا. جی اشوک کمار صاحب. جی اشوک کمار صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آفتاب صاحب اگر تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے کہ اس وقت اگر ان کے کوئی مائک میں پرابلم ہے یا کوئی اور ایشو ہے. ان دا مین ٹائم میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ آپ بہت بہت شکریہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں مختلف ممالک میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ لیٹر آن جب یوٹیوب پہ دیکھیں گے اس پروگرام کو تو اپنے کمنٹس بھی دیجیے, وہ آپ کی بڑی زبردست فیڈ بیک ہوگی, ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اشوک کمار صاحب آپ کو دوبارہ ویلکم کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اشوک کمار صاحب کے نا انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی جی وہ بہتر. جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو پھر وہ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گے. میں بلکہ مورس جان صاحب کی جانب بڑھتا ہوں, اور بڑی زبردست شخصیت کاؤنسلر صاحب, کاؤنسلر مورس جان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور آپ ایڈمن سیکرٹری ہیں APPG, آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے پاکستانی منورٹیز کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر, اور یہ بہت تاریخی چیز ہے. تاریخی سٹیپ لیا گیا تھا کچھ سال پہلے, APPG بنائی گئی, یعنی کہ تمام جو پارٹیز ہیں, میجر پارٹیز ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے اندر, اس کے مختلف MPs جو پاکستان کے منورٹیز کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا گروپ ہے, اور آپ اس کے ایڈمن سیکرٹری ہیں. تو سر تھینک یو فار جوائننگ اس. سر آپ نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے یہ والا سینسٹیو معاملہ, اور اتنا سینسٹیو ہے کہ اب بلکہ وہ ہم بے حسی دیکھنے کا معاشرہ ہو گیا. سر آپ کیا فرمائیں گے, اس کے پیچھے کیا محرکات آپ کو سمجھ میں آتے ہیں؟ یہاں برطانیہ سے آپ دیکھتے ہیں, اور یہاں سے آپ ڈیلیگیشن بھی لے کے جاتے ہیں, برطانوی پارلیمنٹیرینس کو بھی لے کے جاتے ہیں پاکستان, وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں جی, شکریہ آپ کا تسکین, اور آفتاب آپ نے مجھے یہ موقع دیا مائنورٹی کنسرنز کے تھرو کہ اس کے بارے میں بات چیت کر سکیں. میں آپ کو پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 مہینوں میں پارلیمنٹ میں, UK کی پارلیمنٹ میں پہلی بار ایک بہت بڑی انکوائری کی گئی ہے, پارلیمنٹری انکوائری صرف اسی ٹاپک پہ, اور یہ پاکستان سمیت دنیا کے سب سے پہلی پارلیمنٹری انکوائری تھی اس ٹاپک کے اوپر. اور اس کے بارے میں یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بیرون ملک لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ کئی بڑے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں جیسے یہ بلاسفمی کا اور ٹیکسٹ بکس کا, وہ ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن بچے تو ساروں کے ہی ہوتے ہیں, تو یہ اس بات کو واضح کرنا ہمارے لیے کافی آسان ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم UK کی گورنمنٹ کو بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی, اور اس پارلیمنٹری انکوائری میں ہمیں بہت سے چیزیں آئی تھیں پاکستان سے, UK سے, امریکہ, کینیڈا, اور بہت سی آرگنائزیشنز نے ہمیں بھیجی ہیں, اور اس کی رپورٹ ابھی میں تیار کر رہا ہوں, اور ہوپ فلی اس کو ہم ورلڈ وائڈ شیئر بھی کریں گے. تو اب چلتے ہیں فورس کنورشن کے بارے میں اور فورسڈ میرجز کے بارے میں. یہ ایک مسئلہ, ایک تو گورنمنٹ کہہ دیتی ہے پاکستان کی کہ یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ بڑا کم مسئلہ ہے, لیکن ایک جو سی فگر بڑی وائڈلی اویلیبل ہے کہ 1000 بچیاں, جن میں سے 700 کرسچن بچیاں اور 300 ہندو بچیاں ہر سال اغوا کر کے تو اس پروسیس میں سے گزرتی ہیں. اگر حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, تو پھر ان کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں, یا وہ کیوں نہیں یہ ساری چیزیں اکٹھی کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت وائڈلی چل رہی ہے پریکٹس, خاص کر سندھ میں اور پنجاب میں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکسل گرومنگ کا بھی فیکٹر ہے,
नाउजन सी ग्रूमिंग है, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड होती है, जिसमें ऐसे मुख्तलिफ वो शख्स होते हैं जो उनसे बच्चियों में और या बच्चों में भी वो जिनसी तौर पर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और उनके साथ वो ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा घिनौना जुर्म है जिसके बैरून मुल्क तो खैर ख़ासकर इसको बहुत बुरी तरह देखा जाता है। तो इस सेक्सुअल ग्रूमिंग को अगर बच्ची छोटी है और बालिग नहीं है तो जाहिर है उनके लिए आसान काम होता है ये, लेकिन नेवरदलेस इसको भी चाहे बच्ची किसी तरह अट्रैक्टिव भी हो किसी आदमी के साथ, लेकिन हमेशा ये एक बालिग आदमी की जिम्मेदारी होती है और उसके ऊपर ही ये उसको ही इल्ज़ाम दिया जाना चाहिए, कभी ये बच्ची का जुर्म नहीं हो सकता। और दूसरी जो सी फोर्स या इंड्यूस कन्वर्शन है, जैसे किसी को कोई लालच दे के उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसमें ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो उनका पावर बैलेंस है वो बहुत एक तरफ बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ बहुत कम है। जैसे कोई आपके लिए काम कर रहा है या आपके खेतों में कोई लड़की काम कर रही है तो वो आपकी मुलाजिम है और उसके लिए कोई इन्फॉर्म चॉइस कोई नहीं है, और अगर उसको मजबूर किया जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा घिनौना जुर्म है। और फिर जो दूसरी फोर्स कन्वर्शन है जिसमें बच्चियों को अगवा करके लिया जाता है, वो तो खैर वो तो है ही है। तो इसके लिए मैं पार्लियामेंट में हम ये हमारी रिपोर्ट जैसे आती है, मेरे ख्याल कि 1-2 महीनों में ये 1 माह में तैयार हो जाएगी। जी बता हम इसको शेयर करेंगे और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट। सर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अब आपको कराची भी चलते हैं जहाँ से हमें इंतहाई मुमताज़ शख्सियत ने ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रेवरेंड गजाला शफीक साहिबा मुमताज़ खादमा दीन हैं, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर बड़ा काम किया, ख़वातीन के हकूक़ की अलम बाज़ार में बल्कि कहूँगा। और नाज़रीन आपको याद होगा कि कराची में एक चर्च भी शुरू हुआ था, बैतुल मोमिनीन चर्च, जो ख्वाजा सराओं के लिए था, और इसकी भी रूह रवां रेवरेंड गजाला शफीक साहिबा हैं। और आपको बहुत से अवार्ड्स भी मिले, रिसेंटली अगर सिर्फ बात करें बहुत अवार्ड मिले, विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जैसे 2020 का लास्ट ईयर, और फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान JCTV की जानब से। और फिर आपको याद होगा कि आरजू राजा केस, मशहूर ज़माना केस आरजू राजा केस, उस पर कलीदी किरदार अदा किया आरजू राजा के पेरेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए और उस बच्ची को महफूज रखने के लिए या करवाने के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने करीब से देखा है इस क्राइसिस को आरजू राजा की सूरत में, और ये प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह एक छोटी बच्ची, उसको अगवा किया जाना, उसका मज़हब तब्दील किया जाना, और फिर पूरी जो दुनिया के अंदर आहो बका भी देखी इस पर। पूरा पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी और माइनॉरिटीज थी वो मुतहद भी होगी, इवन मुस्लिम कम्युनिटी की जानब से भी पूरी सपोर्ट मिली। आपकी नज़र में वैसे खातून भी फरमाइए कि क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स कन्वर्जन होती है, कोई मोटी मोटी बात, क्या मुहरकत हो सकते हैं, इसके पीछे क्या बड़ी बड़ी वजूहात है, ये क्यों होती रहती है बार बार पाकिस्तान में, लोग क्यों पीछे पड़ जाते हैं मज़हब तब्दील करने के और ज़बरदस्ती शादियाँ करवाने के? थैंक यू वेरी मच माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के तमाम साथियों को कि फोर्स कन्वर्शन, फोर्स मैरिज, बहुत सारी बातें होती जा रही हैं, लेकिन वही जो आज आपने सॉलिड क्वेश्चन किया तस्कीन साहब ने कि वजूहात क्या हैं। हम हमेशा दूसरे को तो कोसते हैं और गुस्सा भी आता है, जाहिर है ये सिर्फ एक बच्ची ही नहीं जाती आरजू राजा केस में, क्योंकि वो सबकी नजरों में, वरना केस तो और भी नेहा का जो डॉन में रिपोर्ट हो रहा है मुसलसल, और 3-4 बच्चियां उसके बाद बल्कि वापस भी ली हैं और आरजू भी जल्द वापस मिलेगी। लेकिन मैं क्योंकि ये एक सबके नोटिस में आ गया, इसने सबको यकजा किया, तो सिर्फ वो बच्ची ही नहीं मुतासर होती, उसके बाद उनके वालिदैन की जॉब्स चली जाती हैं, उनसे घर छिन गया, उन बच्चों की स्कूलिंग चली गई, सब कुछ ही तहवाला हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपने पूछा कि वजूहात क्या हैं, और जो अभी लाजर साहब भी कह रहे थे और दूसरे भी मेरे साथी कह रहे हैं जी, वो माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है और पुलिस भी उनको सपोर्ट करती है, कोर्ट भी, और हर बंदा उनको सपोर्ट करता है। जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो मुझे तो जो समझ आता है, जो चर्च नहीं समझ पा रहा या हमारे क्रिश्चियन नहीं समझ पा रहे,
ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور ہم 97.5 اور 98 یعنی اگر 2 کرسچن ہیں تو ارد گرد اس کے 98 مسلمان ہیں. اب 2 کرسچن بیچ میں اس کے ارد گرد جب 98 مسلمان ہیں تو وہ کرسچن ویسے ہی نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ کرسچن. 2 کے ارد گرد 2 کے 98 لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے. اچھا اب ہمیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں پتا ہوتا. ہمیں 2 دن پہلے بھی میری اس پہ کسی سے بہت سیر حاصل بحث ہوئی. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا پاکستان میں تو یہ عام رواج ہے کہ 14 سال کی بچی کی شادی کرتے ہیں، 16 سال کی بچی کی شادی کرتے ہیں. دس از ویری کامن. میں نے کہا بالکل کامن ہے. یہاں پر ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے اندر یہ بالکل کامن ہے 16 سال کی بچی کی شادی کرنا، 15 کی کرنا، 13 کی کرنا. لیکن یہ کامن کرسچنز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کرسچن مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ وہ 20 سال سے نیچے شادی کرے گا. ہماری خاندان نہیں سوچتے. لیکن جب وہ جو مسلمان کر رہا ہے یا جو ہمارے میجورٹی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کا بھی تو مائنڈ سیٹ سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. ہم ان کا ریلیجن ان کو اجازت دیتا، ان کی شریعت ان کو اجازت دیتی، ان کا لا ان کو اجازت دیتا. ان کے اگر 44 سال کا بندہ 12 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، دس از ناٹ کرائم ان ہز انڈرسٹینڈنگ. وہ اپنا دینی فریضہ پورا کر رہا ہے، وہ اپنا دینی حق لے رہا ہے. اس کو شریعت بھی سپورٹ کرے گی، اس کو 98 جو لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس کے دل دماغ سوچ کہیں بھی اس کے دماغ میں نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں. یہ ہم کہتے ہیں گناہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری سوچ ہے. تو جب ہم اپنی بچی کو 9 سال کی بچی کو کسی کے پیچھے بٹھا کے اسکول بھیجیں گے تو ان کے تو اجازت ہے کہ وہ 6 سال کی بچی کو بھی شادی کر سکتے ہیں، 12 سال کی کو بھی کر سکتے ہیں، 10 سال کی. تو وہ آپ کی بچی کو نہیں لے کے جا رہا ہوتا، وہ اپنی پراسپیکٹیو دلہن کو پیچھے بٹھا کے اسکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے. آرزو کیس میں آرزو کے والدین بہت اچھے، بہت ہی ذمہ دار، انتہائی انہوں نے محنت سے بچے پال بھی رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے. اس کی والدہ نے ایک BBC کو انٹرویو دیا تھا جس میں ایک جملہ جو مجھے کلک کر گیا، جو کہ ہمارے سیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا جب یہاں بارشیں ہوئی تھی پچھلے سال بہت زیادہ، تو یہ لوگ باہر نکل کے بیٹھتے تھے تو اظہر آ کر اکثر بسکٹ کبھی چپس کبھی چیزیں دے جاتا تھا. تو آرزو کی والدہ نے ایک جملہ بولا انٹرویو دیتے ہوئے کہ مجھے لگا اس کی نظر میری 18 سال کی بیٹی پر ہے. بات یہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں نا 18 سال کی بیٹی شادی کے قابل ہے، ان کے نزدیک 8 سال کی بچی بھی شادی کے قابل ہے، ان کے نزدیک 5 سال کی بچی بھی شادی کے قابل ہے. ٹھیک ہے، ابھی ایک مفتی کا بیان سنا تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ 18 سال کی بچی کا رسک لے، جو کہ جب وہ پہلے سے اس کو اغوا کرے گا اس وقت بھی وہ زیادہ شور مچائے گی، مکہ بھی مارے گی، چیخے گی بھی. جبکہ 13 سال کی بچی کو جب اغوا کریں گے یا اس کے ساتھ ریپ کریں گے تو وہ نہ مکہ مارے گی، نہ اتنا شور مچا سکے گی، نہ اتنا ریزسٹ کر سکے گی. تو وہ تو جب اس کو بسکٹ دے رہا تھا اس کی ماں، کیونکہ یہ کرسچن مائنڈ ہے نا جی 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 اور وہ مسلم مائنڈ ہے، وہ اپنی ہونے والی دلہن کو دے رہا ہوتا ہے. اس کے دماغ میں یہ میری دلہن ہے، وہ لیگلی شرعی طور پر ہر طور سے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، انفارچونیٹ ہے جس پہ چرچز کام نہیں کرتے سوشل اویئرنیس پہ. شام کو ہماری ساری خواتین گھر چھوٹے ہیں اور مسلمان بھی نکلتے باہر، لیکن وہ رات کو لیٹ نائٹ باہر نکلتے ہیں اور زیادہ تر ان کی خواتین نے برقعے پہنے ہوتے ہیں یا وہ ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں دوسرے دیکھ نہ سکے. ہماری خواتین شام کو باہر بیٹھ جائیں گی گلیوں میں چارپائیاں ڈال کے، بچے بھی بیٹھے ہوں گے، مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں گی. آتے جاتے وہ لوگ پھر پسند کر لیں گے کہ یہ بچی اب میری دلہن بن سکتی ہے. وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی تو چینج کرنا ہے نا. یہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں اپنی روشوں کو درست کرتے؟ ان کے لیے وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کو جب ساری فورسز کر رہی ہیں، کبھی کبھی میں ان کا مائنڈ سیٹ، جیسے نیہا کے کیس میں وہ بندہ 13 مئی 2019 سے جیل میں ہے. جی جی
तो उसके ज़हन में तो उसने गुनाह नहीं किया ना, उसने तो एक जायज सिरे ही शादी की है। आप सही कह रहे हैं कि इस मामले की सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश, यही मैं आपसे पूछना चाहता था और दीगर साथियों से भी, कि असल मुहरकात क्या है, क्योंकि ये तो अफसानवी चीजें हो गई ना कि वो पैसे देता है नहीं देता या हाँ फिर जी। अट्रैक्ट कर लेता है, ये हकीकत जो है यही मैं सुनना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर एक अहम पॉइंट और, जी 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 हमारे यहाँ दरवाजा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द 98% मुसलमान दोस्त अहबाब है, ठीक है, हमें उनके दीन को समझना है, उनकी तालीम को भी समझना है, उनके अकायद को भी समझना है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कोई आके, जैसे ईद है या कोई भी त्योहार है या कुछ अच्छा पका है, कोई देने आता है ना, तो हमारी खवातीन दरवाजा खोलने जाती हैं, और खवातीन के साथ हमारी पूरी बच्चियों की लाइन भी साथ खड़ी होती। मुसलमान के घर में आप कोई चीज देने जाए, कभी कोई औरत दरवाजे पे नहीं आती, और वो अगर लेती भी है तो दरवाजे की ओट के पीछे से लेगी चीज, या पूछेगी भी, वो कभी दरवाजा नहीं खोलेगी। हम चौपट दरवाजा खोल के हम खड़े हो जाते हैं लोगों के सामने। हमें अपने भी लिबास को भी देखना है, अपने रवैयों को भी देखना है, और दूसरे के माइंडसेट को भी समझना है। हमें अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोफेसर तमीर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। महज़ब दुनिया इस चीज़ को कैसे देखती है, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक में भी, जो मुस्लिम ममालिक की बात कर लें, वहाँ पे आई डोंट नो इस तरह फोर्स प्रैक्टिस की जाती है या नहीं की जाती, जैसा पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक व्यू पॉइंट के साथ, जिस तरह रेवरेंड गजाला शफीक साहब ने फरमाया कि वो लोग जो हैं हमारे मुस्लिम दोस्त, वो उनके पास जस्टिफिकेशन है हर तरह की, कि वो अपने मज़हब की तोजीह भी पेश करेंगे और वो आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे अपनी तालीम के मुताबिक कि हम सही कर रहे हैं। हालांकि एज का गैप बहुत ज़्यादा होता है, 40-50 साल का बंदा है, 12-13 साल की बच्ची है। महज़ब दुनिया इसको कैसे देखती है? महज़ब दुनिया ऐसे नहीं देखती कि ये कोई जिनसी ख्वाहिशात का मारा हुआ शख्स है, वो मज़हब का लुबादा ओढ़ के अपनी शहवत और शैतानियत को पूरा कर रहा है। क्या फरमाएंगे सर? हाँ जी, तस्कीन खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, कि जिसे मैंने पहले इंट्रो में भी यही बात की थी कि ख्वाहिशात पीछे फ़र्क होती हैं। इसमें नज़रिया ये नहीं होता कि हम इस्लाम के पैरोकार बढ़ा रहे हैं, और ना ही वो शख्स जो फोर्स्ड मैरिज के लिए तैयार करता है किसी को या अगवा करता है, वो दरअसल जनाबिल जबर के लिए तैयार कर रहा होता है। और उसको महज़ब दुनिया भी देखे या पाकिस्तान में भी चंद ऐसे लोग जो जैसे मैं इंसानी हकूक़ की बड़ी अलमबरदार रही हैं आसमा जहांगीर साहिबा हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। चंद एक ऐसे लोग हैं जो इस नज़रिए को दुरुस्त नहीं समझते। इसमें फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि इसमें मज़हब का ताल्लुक नहीं है। मज़हब की तालीम जो है मसीहियत में भी तरबियत इसी तरह से है, क्योंकि बनी इसराइल के तमाम मज़ाहब की तरबियत एक ही फॉर्मेट के ऊपर हुई है। ये है सिर्फ सकाफत और कल्चर का रंग है कि यहाँ का कल्चर और यहाँ की सकाफत क्या है। मैं थोड़ा सा इसे तारीखी एतबार से देखता हूँ। हमें जो भी आया बरसगीर पाक व हिंद में, वो बाहर के ममालिक से आया, मारा कूटा लूटा हुकूमत की, तब वो लोग माइनॉरिटीज थे। सारे के सारे जितने भी लोग थे वो माइनॉरिटी थे। बाहर से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, महमूद गजनवी आते हैं, बाबर आता है, हुमायूं आता है, ABCD जो भी आता है, वो आकर के कब्जा करता है। यहाँ का बन गया है। और मैं कहूँगा कि बदकिस्मती से हम तादाद में थोड़े हैं, यानी माइनॉरिटी का लफ्ज़ है। इस वजह से वो, जैसे गजाला साहिबा भी कह रही थी, पास्टर साहिबा भी, कि 98 लोग आपको घेर लें तो आप आटे में नमक हैं। मगर अब इस नमक को चाहिए, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इस नमक को चाहिए जो बाइबल कहती है कि नमक जो है वो सारी चीज़ का, सारे खाने का जायका तब्दील कर सकता है। तो अपने जो नमक है अपने अंदर का, अपने अंदर की जो मसीहियत है, उसको सामने लाइए, जिस तरह मसीहियत की टीचिंग है। अब ये यहाँ पर जो फोर्स कन्वर्जन है, मैं इसको यूं देखता हूँ कि ये मज़ाहब के बीच में एक मुकाबल चल पड़ा है। लेकिन सर एक चीज़ ऐड कर दीजिए, कथा कलामी, एक चीज़ ऐड कर दीजिए कि जैसे रेवरेंड गजाला ने फरमाया कि जैसे 92 वर्सेस 2, ये 98 वर्सेस 2 का जो एक तवाज़न है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो 2% माइनॉरिटीज़ हैं या 3% माइनॉरिटीज़ हैं, वो सिर्फ अपने तौर तरीके की वजह से शिकार होते हैं? उनको उन पे जुल्म भी तो हो सकता है ना, कि जैसे किसी की बच्ची को जबरदस्ती को उठा के ले गया सिंध से। चलिए ये मसीहों का तो कल्चर डिफरेंट है, सिंध के अंदर तो हिंदुओं को उठा ले जाता है। तो ये तो ताकतवर वडेरे लोग भी करते हैं अपनी घनौनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। जुल्म कितना इसमें एड अप है, यानी कि सारे इस घिनौने काम के अंदर जुल्म भी तो है ना सर?
जी खान साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि जो जंगो जदल, मैंने पहले रेफरेंस भी किया, शायद वो बात पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाई, कि जंगो जदल और मार पिटाई और जबरदस्ती और जोर और धौंस और ये जो वडेराइज्म माइंड सेट है, वडेराइज्म, इसमें रिलीजन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि रिलीजन सपोर्ट करता है, एक शेल्टर दे देता है, शील्ड दे देता है कि आप इसके साए के नीचे आ जाओ। फिर बाकी लोग जो हैं वो फिर उसको सपोर्ट चाहते हुए या ना चाहते हुए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खामोशी भी उनकी सपोर्ट ही होती है और अलानिया भी सपोर्ट ही होती है। जबकि कानून पाकिस्तान का कहता है और तहजीब याफ्ता मुआशरा भी कहता है कि ये सरासर ज्यादती है, जुल्म है, और ये कौमों की तबाही की तरफ कौमों को ले जाता है। सही है। अब तो चलो हम पिस रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूं, माइनॉरिटी पिस रही है। जब ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ गया, रवाज पकड़ गया, तो ये रवाज फिर उन तमाम कमजोर तबकों के जो अक्सरियत वाले हैं वो भी फंसेंगे, क्योंकि जब ये फैशन चल जाता है तो ये ट्रेंड फिर रुकता नहीं है। जुल्म जो है वो रुकता नहीं है। आज तो माइनॉरिटी की, मेरी बच्चियां, आपकी बच्चियां इसका शिकार हो रही हैं, लेकिन कल कला ये आफत इतनी टूट पड़ेगी कि फिर उन जो मेजॉरिटी की भी कमजोर तबके हैं वो भी इसका शिकार होने शुरू। जी सर, बिल्कुल सही। मुंह को जैसा खून लग जाता है तो फिर वो जो खूनखार जानवर है वो फिर अपने लोगों को भी फाड़ना शुरू कर देता है। लाजर अल्लाह रखा साहब, जी, मैं कानूनी पे पॉइंट ले लेता हूँ। लाजर साहब, कितने तशवीश की बात है कि एक ही मुल्क और उसमें 4 सूबे, और 4 सूबों के अंदर गालबन 4 डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे पंजाब के अंदर देखें तो वहाँ पे 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी कर सकती है, सिंध के अंदर नहीं कर सकती। और फिर हमने देखा कि पंजाब, सिंध से बच्चियों को अगवा करके पंजाब भी पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कम उम्र के बच्चों की शादी हो सकती है। कानून क्या कहता है? पाकिस्तान के आइन के अंदर को ऐसा खातिर खा कानून मौजूद है, और क्या होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू हो, ना कि सूबों के ऊपर? इस तरह की कानूनी तौर पे कोई अम्ब्रेला क्यों मौजूद नहीं है पनाह देने के लिए? सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। जी सर। 2-3 चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पास्टर रज़ाला साहब ने कही है कि 2 लोगों को अगर 98 लोग घेर ले, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ब्यूटी तो यही है ना, खूबसूरती यही, आज़ादी यही है कि वो 2 लोग 98 के बीच में भी वो उसको वो सिविल राइट मिले, वही उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, तो फिर ये जाके हम इसको जमहूरी को फरमान चला सकते हैं। बाकी आपने जो कहा ना कि मुख्तलिफ डिफरेंट जो सूबे हैं उनमें अलग-अलग कानून है। यहाँ पहली बात ये है कि मैं किसी के खौफ से अपना रहन-सहन क्यों तब्दील करूँ? पहला ये बात कि मुझे ये डर हो कि ये वाला भेड़िया जो है वो मेरे बच्चे को उठा के ले जाएगा। यानी कि आपका मतलब कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो क्यों मुतासर हो? जी, वो आपका हक है, आपको जो भी मैं रहना उस भेड़ियों को किसी पिंजरे में बंद करूँ ना, मैं अपने बच्चे की को खेलने से क्यों मना करूँ? क्वेश्चन यहाँ ये है कि हमारे पास सिंध में और खासकर ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 है, उसमें जाके ये इसको बड़ा प्रिसाइजली जो है वो लेजिस्लेट किया गया है कि हर वो शख्स जो किसी माइनर बच्ची के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी शादी करता है तो वो क्राइम करता है। अब मसला ये है कि कुछ हमारे पास कोडिफाइड लॉ है, लेकिन उनकी एक्सरसाइज जो है वो नहीं हो रही। मैं शादी पसंद की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं मजहब तब्दील करने के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो राइट है, ये चॉइस जो है, ये बच्चे को एक्सरसाइज करनी चाहिए जब वो 18 साल का हो जाए। अब होता ये है कि हमारे पीछे जो हिडन जो मोटिव होते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन मजहब का जो छतरी इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ जाके ये देखें, ये केस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पास्टर रज़ाला शफीक साहबा ने वो आरजू राजा केस की जो रेफरेंस दिया और इनका बड़ा वहाँ कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आज आरजू राजा केस को हम इस हाइप पे ले गए कि अब हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ अब आप आके देखिए चोलिस्तान में और जनूबी पंजाब में कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है। मसला ये नहीं कि हम अपना रहन सहन तब्दील करेंगे तो ये मामला टूटेंगे। हम अपनी बच्चियों को अगर कमरों के अंदर भी बंद कर दें तो फिर भी ये मामला इस बुनियाद के ऊपर नहीं रुकेंगे। सही सही, चल बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। कौन सा मोरे साहब, एक मैं
यू आर मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, मैं चश्मे तसव्वुर से एक बात देख रहा हूँ कि आप भी अगर देखिए, मैं आपसे अगर जिसारत करूँ, अर्ज़ करूँ कि एक लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है मुख्तलिफ मज़हब के ऊपर रिसर्च करते हुए, और फिर वो जाके अपनी चॉइस होती है कि अपना मज़हब किसी चीज़ से मुतासर होकर बदल लेते हैं। पाकिस्तान को बावर कराना कितना आसान है कि भाई एक छोटी सी बच्ची जो घर से ज़बरदस्ती अगवा कर ली गई, और फिर वो उसकी ज़िंदगी की भयानक तरीन रात थी, हो सकता है उसके साथ खुदा न खास्ता ज़्यादती भी हुई हो उस रात को, अगले दिन उसको तब्दील मज़हब का परवाना हाथ में थमा दिया जाए या कोई नाम बदल लिया जाए। ये कौन सी ऐसी घनौनी रात थी, और घनौनी रात के अंदर कौन सी ऐसी वही नाज़िल हुई कि बच्ची का माइंड चेंज हो गया? लोग जो कई साल लग जाते हैं उनको रिसर्च करते हुए, ये कौन सी ऐसी रिसर्च है जो एक ही रात के अंदर पूरी हो जाती है और उसका मज़हब भी बदल जाता है, और वो सुबह उठ के पता नहीं अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि ये इसके अंदर कोई दीन की रोशनी आ गई है और पता नहीं क्या हो गया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जी, ये एक बड़ी अजीब और गरीब और मज़हक़ा खेज़ बात है जो उनसे कई दफ़ा लोग हम इसकी तरफदारी में करते हैं कि जी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया क्योंकि बड़ी मुतासर हो गई। अब सोचने की बात है कि जब एक बड़े इंसान को कई साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं अगर चेंज करना हो रिलीजन सोचने, तो एक बच्ची कैसे, 14 साल की बच्ची कैसे जो उनसे अपने मज़हब के बारे में नहीं जानती, वो कैसे रातों रात इतनी मुतासर हो जाती है कि वो अपना मज़हब चेंज करना चाहती है। मेरा तो ख्याल है कि उनको खुद भी इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको ये कहना पड़ता है अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो ये इसको कोई दुनिया में और कोई इसको सीरियसली नहीं ले सकता। तो पता नहीं कि ये किस तरह ये बात की जाती है कि एक 14 साल की बच्ची, और फिर वो इतनी मुतासर हुई कि ना सिर्फ उसने मज़हब तब्दील कर लिया, लेकिन अपने से 2 या 3 गुना बड़े इंसान से शादी करना चाहता है, कई दफ़ा जिसकी अपनी बच्चियां उससे बड़ी होती हैं। तो ये हमने ये भी दी है रिकमेंडेशन कि बिल फर्ज अगर कोई छोटी बच्ची का तो तसव्वुर ही ना करें, लेकिन अगर कोई बालिग आदमी या औरत मज़हब तब्दील करना चाहता है तो उसको 3 माह का अरसा दिया जाए ताकि वो इसके बारे में सोचे, रिसर्च करे कि कैसे उसको इस अपने नए मज़हब के बारे में सोचे। तो ये एक 14 साल की बच्ची तो कर ही नहीं सकती, ये तो अनबिलीवेबल है। सही सही। रेवरेंड गजाला शफीक साहबा, आपकी तार में दोबारा आता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बच्चियां ही क्यों उनका मज़हब तब्दील होता है, या उनके अंदर ये क्यों रूह आती है कि वो रातों रात मज़हब बदल जाता है? लड़के क्यों नहीं मुतासर होते? मैं ज़ाती तौर पे नहीं कहता कि मुतासर होना चाहिए लड़की या लड़के को, लेकिन ये वही जो है लड़कों पे क्यों नहीं नाजिल होती, सिर्फ लड़कियों पे क्यों होती है? और सेकेंडली ये फरमा दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर औरत माज जो है वो हमने देखा कि ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। ये किस तरह का माइंड सेट है जो औरत को वैसे ही हकूक़ नहीं देना चाहता? थैंक यू तस्कीन। अहम क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि लड़कियां ही क्या मज़हब तब्दील हो रहा है या लड़कों का भी। इक्का दुक्का केसेस हैं जहां लड़कों का भी तब्दील हुआ है। कोयटा में एक पास्टर का बेटा जो कि मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था, बड़ा वावेला भी किया उन्होंने, केस भी चलाया और बड़े थ्रेट्स भी फेस किए, और अब बड़ी मुश्किल से अगर उसको मिलने की इजाज़त मिली है वालिदैन को, तो वो गन बरदार लोग आते हैं उसके साथ और वो वॉच में बैठे रहते हैं, तो 10-15 मिनट अपने वालिदैन को मिल सकता है। ये कोयटा का वाकया है। सारे वो लड़का जो है वो मुसलमान हो गया है, वो बकौल उनके हो गया ना, अगर हो गया तो उसको आजादी से आने देना। जी 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 सही है। आपको गन बरदार लोगों के साथ से वालिदैन से मिलने के लिए क्यों लाना पड़ता? लेकिन इसमें ये डिफरेंस हो सकता है कि ये जो क्रिश्चियन लड़का मुसलमान हो गया, ये तो मोहब्बत का मारा होगा, लेकिन इसमें वो दरिंदगी नहीं होगी कि वो छोटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उससे शादी नहीं की। ठीक है, उससे शादी नहीं की, ओके, उसको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया। मैं जो बताना चाह रही हूँ, देयर आर केसेस जहाँ कुछ लड़के भी हो रहे हैं, अंडर एज भी हो रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्शन का जो कानून है ये बनाया जाए कि कन्वर्शन 18 साल से ऊपर करे, ठीक है, लेकिन 18 साल से नीचे इसको जुर्म करार देना चाहिए। क्योंकि और दूसरा ये होता है कि ये कन्वर्शन कैसी है कि कन्वर्ट होके जो पहला झूठ बच्ची बोलती है
कलमा पढ़ के कि मैं 18 साल की हूँ या 19 साल की हूँ। सही। नेहा तो मैं उसको देख रही हूँ ना, वो अब भी 15 साल की हुई है और अब भी 3 फरवरी को उसकी माँ ने दोबारा उसके ऊपर केस कर दिया। उसकी माँ उसका साथ नहीं दे रही, दोबारा उसका केस कर दिया कि मेरी बेटी 19 साल की है और वो मुसलमान और सन से शादी की। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो फोर्स कन्वर्शन के ऊपर हमें जोर देने की जरूरत है कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, क्यों, और इसको ये शादी से ये पाबंदी लगा दी जाए कि जो भी कन्वर्ट हो वो शादी कम से कम 3 साल तक ना करे, ताकि ये जो ट्रेंड है ना, छोटी बच्ची उठाई और फिर उसको मजहब का नाम देकर तो उसकी शादी रचा दी जाती है। ये सिर्फ जिनसी अपनी शहवत प्रस्ती को करने के लिए है। लेकिन मैं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी कानून मौजूद है कि अगर 16 साल से नीचे बच्ची है ना, और अगर उसकी मर्जी भी शामिल है तो भी वो रेप तस्वर किया जाएगा। सही। अगर उसकी मर्जी भी शामिल है। लेकिन कितने तशवीश की बात है, जब आप आरजू राजा केस की मैं मिसाल दूंगा, जब आप फोर फ्रंट पे थी, अभी भी हैं, तो आपके खिलाफ सिर्फ ये नहीं कि वो जो दरिंदा था अली अजहर, उसकी फैमिली आपको बुरा समझती होगी, मैंने देखा कि मजहबी अनासर भी आपके खिलाफ थे, मीडिया के कुछ हिस्से भी शायद आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, माशरे के कई लोग भी आपके खिलाफ होंगे जिनका ताल्लुक मुसलमान कम्युनिटी से था, तो बहुत से फ्रंट्स से आपके खिलाफ ओपन हो गए, तो आपको तो वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी कि जो मिलनी चाहिए, जो एक अच्छे माशरे के अंदर मिलनी चाहिए। ये घिनौने काम की जितनी नफ़ी की जाए की नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे अनासर हैं, वकला में भी हैं और मजहबी शख्सियात भी हैं, वो तो आपके अगेंस्ट थे। देखिए, माशरती सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। आरजू राजा का केस जब लोअर कोर्ट में चलता है, 40 वकला अंदर होते हैं, ट्रायल कोर्ट की बात कर रही हूँ, 40 वकला अंदर होते हैं, फिर लंबी ये बुजुर्ग जो दाढ़ियों वाले बुजुर्ग लोग, वो हदीस और कुरान शरीफ उठा के कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तो दबाव एक मजहब को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है अपनी इस जो गलत हरकत है या जिनसी वो तस्कीन है उसके लिए। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगी कि वो सारे लोग ये समझ के आ रहे होते हैं कि हमने तो स्वाब का काम किया है और हमने मजहब के ऐन मुताबिक काम किया है। लेकिन मेरी सवाल चीफ जस्टिस से भी है, हुकूमत पाकिस्तान से भी है, IG से भी है कि आपने कवानीन बनाए हैं ना, आपकी पुलिस क्यों नहीं जानती? आपकी पुलिस को जब एक बाप आके अपनी 13 साल की बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है, कि मेरी बच्ची 13 साल की ये गायब हो गई, मेरी बच्ची 14 साल की ये गायब हो गई है, और उसके बाद अदर साइड आती है और वो कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट और निकाहनामा पकड़ाती है, पुलिस उसका वो पोस्टमैन बन के वालिदैन को वो कागजात पहुंचाने पहुंच जाती है, इंस्टेड के वो जो आया कागजात लेके वही उसको बिठा ले। तो सेंसिटाइज करना है ना। मैं कहती हूँ बुखला के अंदर भी ये सेशन होने चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है शायद कवानीन को उस तौर से समझा नहीं जाता या समझाया नहीं जाता, ना पुलिस को समझ आती है, पुलिस भी उसे अकोमोडेट करती है उस मुजरम को, और फिर वालिदैन को धक्के खाने पड़ते हैं, जिल्लत उठानी पड़ती, माशरती दबाव का सामना करना पड़ता है। कवानीन मौजूद है, कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं मौजूद। फिर और जो ट्रेजेडी है, इधर से कोर्ट लिख देती है कि इलीगल मैरिज। 2 केसेस में भी ऐसा, आरजू के केस में भी क्लियरली हाई कोर्ट ने लिखा दिस इज इलीगल मैरिज, ठीक है। और अभी एक और केस है मिशेल का केस, जिसमें बच्ची को हाई कोर्ट ने हॉस्टल में वापस भेजा है, उसमें भी जज ने ऊपर लिख दिया इलीगल मैरिज, ठीक है, उसको नादरा के रिकॉर्ड को देखते हुए। आरजू राजा केस में बल्कि शायद आपके पास अपडेट भी होगी कि वो जो अफरीद है उसने फिर अमजद ने फिर कोशिश की थी कस्टडी लेने की, वो कल भी अपील हार गया, वो डॉन के अंदर रिपोर्ट हुआ है, वो उसने अपील की थी कि जी मैं आरजू की कस्टडी अब लेना चाहता हूँ किसी तौर पे भी, तो कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है। हाँ, वो मैं यही बता रही हूँ ना कि लोग तो बहुत फजूल बातें, हमारे बहुत से क्रिश्चियन लोगों ने भी फजूल बातें की कि आरजू राजा का केस कहाँ चला गया। इट टेक्स टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो कवानीन है उनकी डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्रोफेसर साहब ये फरमाइए कि जब फिर हिंदू मुतासर हो गए पाकिस्तान के, क्रिश्चियन का तो अभी पता नहीं चलता, हिंदुओं को हमने देखा था कि इतने तंग आ गए कि वो भारत जाना शुरू हो गए थे,
پھر ریاست پاکستان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے کہ ان کو بھارت جانے سے روکے؟ ہماری حکومت جو کچھ بھی کرتی ہے وہ ایک سیاسی منظرنامے کی صورتحال کو دیکھ کر کے کرتی ہے اور سچویشنل ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر کام نہیں ہوتا. لانگ ٹرم میں یہ بات آتی ہے کہ ہندو برادری کے لوگ مائیگریٹ کر گئے اور پھر اس کے چند مہینوں بعد چند ایک ہندو وہاں سے واپس آ گئے تو اس خبر کو بہت اچھالا گیا. ہمارے یہاں نیوز کاسٹر نے، میرے سمیت کئی نیوز کاسٹر نے اس خبر کو کاسٹ کیا، پڑھا کہ جی ہندو واپس خوشی سے واپس آ رہے ہیں، وہاں انہیں قبولیت نہیں ملی. سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. لیکن اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بھارت گئے کیوں تھے. ہاں جی، اس طرف نہیں گئے، اس لیے کہا کہ وہاں کی سرکار نے انہیں قبول نہیں کیا، وہاں حالات اچھے نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا. ایک فرق پروپوگنڈا جو ہم کرتے ہیں اور اس پروپوگنڈا کو جو میں نے کہا نا کہ سچویشنل حل دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم پہ نہیں کہ یہ گئے کیوں تھے، یہ وجہ نہیں بتائی گئی. پھر ایک اور اسی لنک کو لے کر کے کہ اسلام آباد کے اندر ایک مندر بننے جا رہا تھا، H9 وہاں پہ ہے، ہمارے ایک علاقہ ہے وہاں پہ H9 اسلام آباد مرکز کے اندر بننے جا رہا تھا، اسے چند گز کے فاصلے پہ پی ٹی وی ہوم ہے. تو وہاں مندر کی وہ بننے نہیں دی، بنیادیں بھی گرا دی تھی. اس کی وجہ تھی کہ اگر وہ واپس آئے ہیں تو انہیں اب آزادی تو دی جائے. سوال یہ ہے کہ وہ آئے ہیں، جی سر وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں ظاہر ہے. جی جی جی، پھر انہیں تحفظ بھی دیا جاتا، انہیں کہا جاتا، اور پھر وہاں پر پرویز الہی صاحب اٹھتے ہیں اور ایک الگ سے بیان دے دیتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں مندر بنانے کی ہم اجازت دے دیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے آئے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، معاش یا ان کا رزق روٹی ان کو واپس لے آیا. کئی باتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں. لیکن حق ان کو نہیں ملا، حق ان کو نہیں ملا. صحیح بات ہے. جی سر، حق ان کو پھر بھی نہیں ملا، واپس بھی آ گئے، لیکن حق انہیں نہیں ملا. ریاست نے ان کو گلے سے نہیں لگایا. ٹھیک ہے جی سر، گلے سے نہیں لگایا بلکہ وہی ٹھوڈا مارا جو ایز اٹ از مارا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لادر اللہ رکھا صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش ہوا تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی اس وقت گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اقلیتیں جو ہیں وہ وی آئی پی میں نے ان کو بنانا ہے. یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا 2018 سے پہلے، الیکشن سے پہلے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ انہی کی حکومت کے اندر یہ بل پاس ہی نہیں ہوا. یہ کم سن بچیوں کی شادی والا، وہاں پہ ایک حد مقرر کی گئی تھی. ڈاکٹر رمیش کمار نے بل پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک حد مقرر کر دی جائے کہ 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی نہ ہو. یہ پورے پاکستان کے اندر قانون ہوگا. لیکن پاکستان کے قانون دانوں نے یہ قانون ہی نہیں بننے دیا. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کے اندر جسٹیفیکیشن ہے کہ کم عمر کی بچیاں، جیسے ڈاکٹر غزالہ شفیق صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتی ہے شادی. تو ان ادر ورڈز انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کھلی چھٹی دے دی کہ آپ چھوٹی عمر کے بچوں سے شادی کر سکتے ہیں. کیا مہذب معاشروں میں ایسے قانون کچھ تصور بھی کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ سر انمیوٹ کر لیجیے، سر انمیوٹ کر لیں. یہ میں نے عرض کی کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیسے اپنی منارٹی کو رکھوں گا دنیا دیکھے، اور واقعی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے رکھا. یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک اسٹائل ادارہ ہے جس کو کچھ شدت پسندوں نے اور جو مذہبی تنگ نظر ہیں انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بیچارے اپنی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کی کہیں سنی نہیں جاتی. تو یہ اس سے میں جو لنک میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنی بھی منارٹیز کی بچیاں 12-13 سال کی ہندو یا کرسچن بچیاں جو ہے وہ ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ کنورٹ ہوتی ہیں، تو کبھی آپ ان کا نکاح نامہ میرج سرٹیفکیٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اوپر حقل مہر جو ہے وہ 3000 یا 5000 لکھا ہوتا ہے. یہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ کلیئر گیم ہے. جب تک یہ بچی رہے گی ان کے پاس تب تک نہیں تو 2-4 ہزار 5,000 دے کے تو جان چھڑوا لے گا. اور جب یہ بچیاں واپس آتی ہیں تو ان کا بڑا برا حال ہوتا ہے. میں نے ابھی 3 جو بچیاں ہیں وہ میں ان کا نام مینشن اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ان کی سیکورٹی ایشوز ہیں. ادروائز 3 بچیاں جو ہیں وہ جو کورٹ کے ذریعے سے واپس آئی ہیں تو ان کا بڑا برا حال ہوتا ہے. ریاست جو ہے وہ بذات خود ایک سمجھ لیں کہ اپاہج لنگڑی لولی جو ہے نا وہ ہم گورنمنٹ میں رہتے ہیں. گورنمنٹ چاہے کوئی بھی آ جائے، کسی پارٹی کی بھی آ جائے، یہ مائنڈ سیٹ، یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ چینج نہیں ہوگا.
اور یہ دیکھیں کہ ہم پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ جو ہے وہ میری اس بات کی تائید فرمائیں گی کہ ہم ایون کہ یہ جو بچوں کی جو ریلیجن کو ڈیل کیا جاتا ہے کنورژن ہے، اس کو ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن ریپوٹیشن میں وہ بھی نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں اس کنورژن کو ہم چیلنج بھی نہیں کرتے. اور آرزو راجا کیس میں بھی اس کی کنورژن کو چیلنج نہیں کیا گیا، صرف کسٹڈی کو پریس کیا گیا اور اس کی کم عمری کی شادی کو پریس کیا گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی یہ موقع ملے کہ ہم کسی کانسٹیٹیوشنل فورم کے اوپر جا کے اس کنورژن کو چیلنج کریں کہ یہ جو بچوں کی جو مذہب تبدیلی ہے یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے. صحیح بات. شادی جو ہے وہ ختم ہو جانا، بچی کی کسٹڈی ملنا نہ ملنا یہ چھوٹے معاملے ہیں. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ کنورژن جو ہے وہ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو. کونسلر مورس جان صاحب، یہ جیسے اللہ رکھا صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کنورژن والا معاملہ ہے، کنٹروورسی ہے، اس کو کون چیلنج کرے گا، نمبر 1. اور دوسرا یہ فرما دیجیے کہ پاکستان جیسا ملک جو فرانس کے اوپر آج کل بڑی تنقید کر رہا ہے اپنے مذہبی جذبات کو لے کے، تو آپ کے اپنے ملک کے اندر تو اتنی زیادہ توہین ہو رہی ہے، انسانیت کی توہین ہو رہی ہے. اب توہین مذہب کو تو چھوڑو، انسانیت کی توہین ہو رہی ہے. تو کیا پاکستان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود ہے کہ وہ فرانس کے اوپر تنقید کر سکے؟ بالکل کوئی نہیں ہے. اور یہ جو ان سے بین الاقوامی معاہدوں پر پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر ایک بچہ ہے یا بچی ہے جس کا آپ نے لک آفٹر کرنی ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی اسٹیٹ نے سائن کیے ہوئے ہیں. یہ ان کی کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. تو جون سا آپ نے کہا کہ چیلنج کرنا اس کو، یہ تو میرا خیال ہے کہ جون سی پاکستان میں تنظیمیں ہیں وہی کچھ کر سکتی ہیں اس کے بارے میں. تو بین الاقوامی طور پر تو یہ اس کو چیلنج کرنا مشکل ہے. سر انسانی حقوق کے ساتھ اس کو نفی نہیں کیا جا سکتا. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو یورپین یونین تھی اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر انسانی حقوق کے معاملات بہتر نہ ہوئے تو ہم آپ کو اپنی منڈیوں میں نہیں آنے دیں گے، یا جو آپ کو امداد دیتے ہیں اس کو مشروط کر دیں گے انسانی حقوق کی سچویشن کے ساتھ. وہ پریشر کہاں گیا سر؟ جی یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سے فورن آفس یو کے کا ہے، یہ جو سی ایڈ دیتے ہیں ان کو، اس کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اگر پاکستان میں اس کو چیلنج کیا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں یا کسی ادارے میں تو پاکستان کی جو سی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہی ایسا کر سکتی ہے. ریورنڈ غزالہ شفیق، میں آپ کی طرف آتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر حل کی طرف جائیں گے پروگرام کے آخر کی طرف. یہ فرما دیجیے کہ آپ کو کس سے پھر امید ہے پاکستان میں، کیونکہ عمران گورنمنٹ کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور آپ چونکہ ظاہر عوام کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیت ہیں. سندھ کے اندر ایک بات کریں، ایک بڑا عجیب سا نام ہے، میاں مٹھو ان کا نام ہے. ہی واز آئی تھنک وہ شاید قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، عبدالحق شاید ان کا نام ہے، لیکن باتیں ان کی حق والی نہیں ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو بچوں کو جناب کنورٹ کر کے بٹھا لیتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو بھی جاری کرتے ہیں، اور ان کا تعلق سیڈلی، میں ان کا نام اس لیے دے رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے ہے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو ہیں، اور جو بڑے ماڈریٹ نظر آتے ہیں. ان کی والدہ بھی ہمیشہ مغرب میں بھی رہی ہیں، بینظیر بھٹو، اب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو آپ کس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، عمران خان کے اوپر، بلاول بھٹو کے اوپر، یا نواز شریف کی پارٹی کے اوپر، جو آلریڈی ایسا لگتا ہے جیسے سخت یہ موقع رکھنے والے لوگوں کے آلریڈی پاکٹ میں ہے. پاکستان کا کون ایسا شخصیت ہوگی یا ہمارے اندر سے کوئی بندہ اٹھے گا جو ہمیں حقوق دلا سکتا ہے؟ تھینک یو تسکین. کس کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹرسٹ کرنا یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں جس کو ٹرسٹ کیا جا سکے. آپ نے ایک قانون، سندھ کا قانون ہے اور پنجاب کا قانون ہے، 16 سال سے نیچے بچہ شادی نہیں کر سکتا، لڑکا یا لڑکی. سندھ کا 18 سال سے. آپ پچھلے اسی سال کے شروع میں ایم این اے ہیں بلتستان کے، وہ بزرگ ہیں اور انہوں نے 14 سال کی بچی سے شادی کی ہے، اور وہ پبلک سارا کچھ ہوا، اس پہ نہ کوئی بولا، نہ کسی نے کنڈیم کیا، نہ کسی نے کوسچن کیا ان سے. تو اب آپ بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں چلی اور دکھایا گیا جی ایم این اے ہیں اور انہوں نے 14 سال کی بچی سے شادی کر لی، تو آپ کس سے توقع کریں گے؟ دوسری چیز جو میں اپنی، کیونکہ دیکھیں آرزو راجا وہ ایک ماڈل کیس بن گیا
पहली बार हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर आई, रिलीजियस लीडरशिप बाहर आई, सारे डिनोमिनेशन एक पेज पे आ गए। हम नहीं निकलते। हिंदू लोगों का मुझे एक चीज पसंद है कि उनकी बच्ची, मुझे इस पे भी थोड़ी है कि बाद में नहीं हमें पता चलता कि वो क्या होता है, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि उनकी जब कोई बच्ची चली जाती है, उनके डॉक्टर्स, उनके प्रोफेसर्स, उनके सारे जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो प्रेस क्लब पे मौजूद होते हैं। उनके एमएन एमपीएस भी आ जाते हैं, डॉक्टर रमेश कुमार, सारे पॉलिटिकल लीडर्स तो होते ही होते हैं, बट जो उनकी एजुकेटेड सारी क्लास होती है, रिलीजियस होते हैं, वो सब मौजूद होते हैं वहां पे। हमारे लोग पहली बार आरजू के केस में प्रॉपरली निकले, लेकिन उसके बाद भी खुद ही इतनी तनकीद बजाय सब्र करके, बहुत जल्द खुदा ने चाहे ये खबर सुनेंगे कि आरजू हमें मिलेगी, हम हर लेवल पे उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हमारी रिलीजियस लीडरशिप नहीं ना उठती, ये बिशप ढेर बिशपों का लगा हुआ है, ना हमारे मेन स्ट्रीम बिशप सामने आते हैं, ना हमारे ये जो गली कूचों में जगह बिशप्स है, भी आप 10 वो चोगे पहन कर तो बैठ जाते हैं, लेकिन आप बस से लेकर क्रूसेड करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कौमी कॉज के लिए हम क्यों नहीं बाहर निकलते? हमें क्यों नहीं अपना हक लेना आता? मैं भी तो ये सारी चीजें कर रही हूँ ना, दिन रात, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, पर्सनली ये कर रही हूँ सब कुछ, तो मुझे भी थ्रेट्स है, लेकिन थ्रेट को फेस करना हमें आना चाहिए ना, तो हमें बाहर निकलना है। क्योंकि अगर दूसरी चीज तो मैं आपके प्रोग्राम के तौर से प्लीज जो लोग सुन रहे हैं, हमारी अहमियत क्यों नहीं है, हमारे वोट रजिस्टर्ड नहीं है, ना हमारे किसी सियासी पार्टी से, वो आप बार बार कह रहे थे ना कि जुल्म का ज़ाब्ता भी शामिल है, जुल्म का ज़ाब्ता क्यों शामिल है? क्रिश्चियंस बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं। अच्छा मैम, ये भी ऐड कर लें, बिल्कुल एक चीज ऐड कर लें, जैसे अभी अल्लाह रखा साहब मौजूद है हमारे साथ, वो वकील हैं, मैं उनकी वो नीयत पे शक नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप इस केस को आगे लेके चली थी, आरजू राजा केस, तो साथ आपका एक मुसलमान वकील ने दिया था, जबरान नासर ने, मसीह वकील, मेरे सारे मुसलमान वकील हैं जो साथ दे रहे हैं। दुर्गा का केस भी मुसलमान वकील लड़ रहा है, मिशेल का केस जबरान लड़ रहा है, और मसीही वकील कहाँ है? मसीही वकील, हाँ जी, मसीही वकील कहाँ है? मसीही वकीला को जब आपको लॉ का उस तरीके से नहीं, और फिर खास तौर पर जब आपको बताया कि 40 वकील अंदर आ जाते, फिर वो बुजुर्ग उल्मा आ जाते हैं, वो कुरान और हदीस उठाई होती है, वहां पर क्रिश्चियन वकील उस तौर से बोल ही नहीं सकते जैसे मैडम नूरनाज आगा बोलती हैं, या जैसे रियाज अब्बासी मेरे वकील वो बोलते हैं, या जबरान नासिर साहब बोलते बोल्ड होके। तो यहाँ पर जरूरत ये है कि हमें ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करने वाले वकील चाहिए जो कैलिबर उनका हाई, लॉ के क्रिमिनल के भी वो बाहर हो, और वैसे भी उनको ह्यूमन राइट्स की भी उन्हें नो हाउ हो, और वो मजहब की बुनियाद पे केस ना लड़े। मैम मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ अब, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर लिया, बड़ी सेर हासिल हुई, अब कोशिश करेंगे आखिरी राउंड के अंदर हल भी दें। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ सबसे पहले, क्या हम वो परिंदे बन गए हैं, इतनी ज़्यादा कैद काट ली, इतना ज़्यादा जुर्म सह लिया कि जैसे होता है ना कि पिंजरा खुला भी रह जाए फिर भी हम नहीं उड़ते, नंबर 1। और दूसरी बात यह कि आप क्योंकि मीडिया से आपका ताल्लुक है, मीडिया क्यों इस तरह का किरदार अदा नहीं करता कि वो मीडिया तो पाकिस्तान का औरत मार्च के ऊपर मजाक उड़ाता है खुद, तो क्या पाकिस्तान मीडिया को इतना मोबिलाइज किया जा सकता है कि इस मसले का हल निकल आए? ये खासतौर पर सोच कन्वर्जन वाला लोगों को बावर कराया जाए कि इससे पाकिस्तान की जागनसाई होती है, उदारा ना करें। पाकिस्तान के ऊपर और इतने इल्जाम लगे हुए हैं, वो ग्रे लिस्ट में है, बड़े मसले मसाइल हैं, प्लीज़ खुदा के लिए पाकिस्तान की हालत पे रहम करें। ये इसको मीडिया किस तरह मौसर अंदाज से अवेयर कर सकता है कौम को? सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। तस्कीन खान साहब, आपका सवाल बहुत ही अहम है कि मीडिया अपना किरदार अदा करे। मीडिया भी वही बात आ गई है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं पहले क्रिश्चियन मीडिया की बात करूंगा, फिर मेन स्ट्रीम जो हमारा मेजॉरिटी का मीडिया है उसकी बात करूंगा। हमारे माइनॉरिटी मीडिया ने जो सो कॉल्ड रिलीजियस चैनल हैं, उन्होंने कभी इसके ऊपर कोई ना प्रोग्राम किया, ना आवाज उठाई, सिर्फ बुला करके केक कटिंग होती हैं, कभी वेडिंग एनिवर्सरीज होती हैं, कभी बर्थडेज होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी क्रूसर्स होते हैं,
भाई ये जो हमारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं तो तभी एक चर्च मजबूत हो रहा है, तभी एक चैनल मजबूत हो रहा है, तभी एक पास्टर साहब, बिशप साहब मजबूत हो रहे हैं। अब जबकि साथ खड़े होने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, जैसे आप कर रहे हैं, चंद एक और लोग हैं, हम आपके काम को सराहते हैं, आप कर रहे हैं, चंद एक और लोग काम कर रहे हैं, ये भी तो सारे उन सारी मुश्किलात को और सारे खौफ को और सारे दबाव को बर्दाश्त करने के लिए खुद को आगे ला रहे हैं। इन्हें क्या ज्यादा खौफ है? जब तक हमारा चर्च अपना किरदार अदा नहीं करेगा, खा वो मीडिया की शक्ल में करें, फिर मेजॉरिटी भी करने लग जाएगी। जब मिनॉरिटी की अपने 4 चैनल, 5 चैनल, 10 चैनल नहीं करते, सोशल मीडिया पे इसको आवाज को नहीं बुलंद करते, तो दूसरा भी नहीं करेगा। फिर एक बात और है जो इसी से जुड़ी हुई है कि मीडिया तब अपना किरदार अदा करेगा, कन्वर्जन के हवाले से मैं स्पेशली बात करूंगा कि एक स्कॉलर बनने के लिए 4 से 5 साल चाहिए उसको, खा वो किसी भी रिलीजन का है। रातों रात एक बंदा, एक बंदी, एक बच्चा, एक बच्ची वो स्कॉलर भी बन गया, कबूलियत भी होगी, कलमा भी आ गया, सब कुछ आ गया। हालांकि दीन कोई भी है वो मोहब्बत का प्रचार करता है, वो उसे उससे हटाने के लिए नहीं है। मेरा यही मानना है, यही कहना है कि जब कोई बच्चा या बच्ची ऐसा केस आता है तो उसे बजाय दारुल अमान में छोड़ने के, उसे उसके पुराने मजहब में के कॉन्वेंट में, उसके चर्च में, उसके किसी ऐसी जगह पर छोड़ा जाए जहां उसकी काउंसलिंग हो सके, ताकि उसे तरबियत मिल सके, और तरबियत के बाद फिर उसको मैच्योर होने दें उस क्राइटेरिया तक जो एक लॉ है। फिर मीडिया अपना कंट्रीब्यूशन डाले कि भी ये बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी इदारे को, जो मजहबी इदारे हैं, वहां तरबियत हासिल करें और फिर जाकर के इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन को जाने, फिर कबूल करे, फिर बात है। मीडिया की इतनी, सर लास्ट मुझे एक मिनट दीजिए। मीडिया की कंट्रीब्यूशन ये है कि उसी तरह से खौफ छाया हुआ है लोगों के ऊपर, जब खौफ निकलेगा तो फिर आजाद होगा। मीडिया आजाद है सिर्फ मेजॉरिटी के लिए। इस पे मैं एक कोट करना चाहूंगा, एक हमारे बहुत ही मशहूर सहाफी, उन्होंने क्रिसमस को कहा कि हकीकत या अफसाना, आपको याद होगा, मुबशर लुकमान साहब ने कहा था कि हकीकत या अफसाना, तो कोई मसीही नहीं निकला। उसके पीछे सपोर्ट के लिए भी चंद एक मेरे, मैं क्या कहूं कि वो ऐसे, ठीक है, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ। मैं आपको क्विकली एक बात बता देता हूँ, फिर मैं लाजर अल्लाह रखा साहब की जाना वकला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। मैंने अभी पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, वो अमेरिका में भी आता है, यूरोप में भी आता है, और बड़ी इंतहाई अजीज शख्सियत हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे उनसे बात हुई, अभी मैं लाहौर में था, पाकिस्तान में था फरवरी में, तो मैंने उनको बोला, मार्च में मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आपका इतना बड़ा चैनल है, सुबह से लेकर शाम तक आपका 24 घंटे का टीवी है, तो क्यों ना शाम को जो 7-8 बजे या 8 से 9 बजे का एक स्लॉट, एक टॉक शॉक बना दें, कोई लड़की या लड़का, कोई अच्छा बोलने वाला नौजवान लेके आए, जो होस्ट हो, जो पाकिस्तान के मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जो MNAs MPs हैं या दानिशवर हैं, उनको लेके आएँ, 1 घंटे का प्रोग्राम करें और कौम के मसाइल को डिस्कस करें। और बड़े मसले मसाइल हैं, इलेक्शन के मसले हैं, तरीका इंतखाब है, इसके अलावा मरदमशुमारी के इशूज़ हैं, तालीम, सेहत, सियासत, कई ऐसे इशूज़ हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने कहा जी मैं तो सारे इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं कैसे करूँ? आप लोकल बंदा ढूंढें, नंबर 1। तो ये सही कह रहे हैं, आपके चैनल इतने ज़्यादा मौजूद हैं, 1 घंटा नहीं दे सकते। लाजर अल्लाह रखा साहब, वकला की कोई ऐसी कोई तंजीम है? अभी मैंने रिसेंटली देखा कि जब फैसलाबाद में 2 मसीही स्टाफ नर्सेज हमारी बहनों के साथ जाती हुई, उनके ऊपर ब्लास्फेमी की बौछार कर दी गई और उनकी जान लेने की कोशिश की, तो लाहौर से एक अजीज़ा हैं, वो आपकी हम पेशा हैं, तो मैंने उन्होंने कहा कि आप ये करें वो करें। मैंने उनको अचानक पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप हीरो बन जाएं, आप इनका केस ले लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, मैं एक मसीही वकला की जमात है क्लैप, उनसे बात करेंगे। तो मैंने कहा आप क्लैप को छोड़ें, आप हीरो बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? वकील क्या कर सकते हैं इस मसले में? कौम की लीडरशिप का कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं वकील? जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल मसीही वकला अदा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आप लोगों का कथा कलामी, आप लोगों को बड़ा टैक है आजकल, हमने देखा चैनल के ऊपर। मेरी और सुने, सबसे पहले तो मैं गुजाला शफीक साहबा की जो है बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। ये कैलिबर की बात करती है ना, तो इनको पूछे खुदा हमें ऐसा कैलिबर ना दे कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो आपकी तरह बेचें। इनको पूछे बरकत मसीह केस किसने किया, जावेद मसीह केस किसने किया, आनंद केस किसने किया, अभी नोमान मसीह का केस कौन कर नहीं, वो मैंने शुरू में मेरी और सुने, मेरी और बात पे नहीं था, वो एक जनरल बात,
इन जनरल मेरा ख्याल है कि लाजर भाई आप अपनी बात करें प्लीज, आप अपनी बात करें। ये क्या बात हुई है? नहीं प्लीज एस्टिमेट करने वाली बात हो गई। लाजर भाई आप अपनी बात करें, अपना मौकफ दें, ठीक है? हम इख्तिलाफ भी करें, के ऊपर आप क्यों नहीं इतबार कर सकते? नहीं हम इख्तिलाफ करें, लेकिन नहीं ये गलत बात हो गई है कि क्रिश्चियन वकला इतने कैलिबर नहीं होता। कैसे नहीं होता? किसी ने देखा बोलते हुए हमें? नहीं प्लीज आप अपनी बात करें, अपना मौकफ दे प्लीज। मेरा मौकफ यही है कि क्रिश्चियन वकला किसी से भी कम नहीं है। ठीक है, हम फ्रंट फुट के ऊपर लड़ रहे हैं। यहाँ किसी की सोच भी नहीं जाती जितने केस मैंने किए हैं। सर वही बात है कि इंफरादियत की बात नहीं है, इंफरादियत की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने उनसे सवाल करने से पहले आपका नाम मेंशन किया था कि आपको मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कैसे लड़े। कैलिबर आपने देखा ही कहाँ किसी दोस्त लेकिन का? अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत नहीं है, कैलिबर नहीं है हमारा। लाजर साहब, मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ। लाजर साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। पंजाब में बहुत बहुत अच्छे वकला हैं और मैंने ये हमेशा रिकॉर्ड पे ये बात की कि पंजाब में हैं अच्छे वकला, क्रिश्चियन वकला, ठीक है? कराची में कितने केस खराब हुए हैं। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रही। हमारा काम जो किसी को हक दिलाना है उसके लिए कोई भी बड़ा वकील सामने आए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए लड़ते हैं, ठीक है? मैंने खुद 72 केस भुगते हैं और मेरा हमेशा मुसलमान वकील रहा है और जिसने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से मेरे केस लड़े। मेरा मकसद इंसाफ लेना होता है। मेरा मकसद कोर्ट में उस वक्त रिलीजन नहीं खड़ी, मैं उस वक्त मैं जजेस के आगे कानून की लड़ाई लड़ रही होती हूँ। हम कोशिश करते हैं कि ये हमेशा मुसलमान रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कभी चार्ज नहीं करते मुझसे। ये आपकी चॉइस है, आप मुसलमान वकील रखें, लेकिन आप हमें अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको नहीं अंडर एस्टिमेट किया सर, ये जातियत का मसला नहीं है, आपकी हमेशा तारीफ की है। इन जनरल बात की, जनरल बात की। नाज़िर साहब मेरा ख्याल है वो कराची के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हैं, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि हम उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें। ठीक है सर। सर हल की तरफ आते हैं, फिर हल क्या है? कोई इस तरह वकला की कोई तंजीम? तो हल ये है कि जैसे ये गुज़ाला शफीक साहब ने फरमाया कि हमें लेजिस्लेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये बच्चियां जो शादी करती हैं इनके जो हकल महर है उसकी अमाउंट को बड़ा करना चाहिए। ये 4-5 हज़ार नहीं होना चाहिए अगर ये इन केस हो भी जाता है। तीसरी बात यह है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की जो बैन आई थिंक सर आपका स्टक हो गया। कौन मोरिस जॉन साहब आप फरमाइए कि अब माशरती तरबियत भी करनी है पाकिस्तान की, अब टू लेट हो गया। मैं तो समझता हूँ 73 साल पाकिस्तान की उम्र है, इस उम्र में तो जनाब सिखाना चाहिए लोगों को। ईरान में ये इशूज़ नहीं है, बांग्लादेश के अंदर ये इशूज़ नहीं है, वो भी मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पे हमने ऐसी बातें नहीं सुनी कि 1000 लड़कियों को जनाब कन्वर्ट कर लिया या उठा लिया। तो इवन अफगानिस्तान के अंदर से भी ऐसी शब्द खबरें नहीं आती होगी, हालांकि कितना तंग नजर सा माशा लगता है। तो अब कैसे इस मसले का हल क्या है सर? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हमने इशू उठाया भी था और ये रिपोर्ट में भी है कि कई मुस्लिम ममालिक में, मिसाल के तौर पर मलेशिया में ऐसा होता है कि जो उनसे कन्वर्शन होती है वो गली गली कूचे कूचे की मस्जिद में नहीं की जा सकती। एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें माहिर हैं जो उनसे हर चीज़ को जांचते हैं, परखते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि एक इंस्टीट्यूट बना दिया जाए या एक वो जिसमें सारे माहिर हों माइनॉरिटीज़ के और मेजॉरिटी के, और वो देखें कि क्या ये जेन्युइन केस है। ये हम बच्चियों की बात नहीं कर रहे, ये बालगों की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा एडवोकेट अल्लाह रखा और गुज़ाला शफीक और प्रोफेसर तनवीर से भी कि एक वो बड़ा एक वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन जो किबला याद साहब, उन्होंने हमारी इंक्वायरी में एक वो ऑप्शन दिया था। वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स के जो सी फैमिली लॉ हैं उनमें एक वली का तस्वर होता है, यानी कि वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं हो सकती एक बच्ची की। तो वो कह रहे थे कि अगर इसको एक्सटेंडेड कर दिया जाए इस कॉन्सेप्ट को जो उनसे माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी, तो ये मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है कि अगर वो गार्डियन या पेरेंट की इजाज़त के बगैर एक बच्ची नहीं शादी कर सकती। तो ये एक आइडिया है, लेकिन क्योंकि मैं उधर रहता नहीं तो मुझे इसका पता नहीं है, तो लोकल लेवल जो उनसे हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो
प्रोफेसर जी रेवरेंड गजाला शफीक साहबा, अगर आप इस बात का भी जवाब देना चाहिए नंबर 1, और दूसरा फिर आखिर में फरमा दीजिए ताकि बहस को समेटें कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि अब जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो धरने दे के अपनी बात मनवा लेती हैं। खासतौर पर दुनिया को ये मिलता है कि वो हुकूमत भी घुटने टेक देती है और मुज़ाकरात भी कर लेती है। जैसे ये TLP वाले थे, तहरीक लिबास पाकिस्तान, एक मिसाल है कि वो डिमांड कर रहे हैं, उनका मसला बैन होने के बावजूद जमात बैन है लेकिन पार्लियामेंट की उनकी अंदर आवाज़ सुनी जाती है। तो माइट इज़ राइट है पाकिस्तान में। क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं, ईमान रख सकते हैं, उम्मीद है कि जिस मसले की जाना आज हमने ये बहस छेड़ी थी, फोर्स कन्वर्जन या फोर्स मैरिजेस, ये मसला हल हो जाएगा आपकी नज़र में? देखिए, इस पे बहुत ज्यादा एडवोकेसी हो रही है और हम जो तरक्की पजीर ममालिक के लोग हैं ना, शनाख्ती कार्ड पे जब तस्वीर लगानी थी इसकी बहुत अपोजिशन हुई थी, ठीक है। औरत का नाम लिखने पे इस पे बड़ी तहरीकें चली और आज ये कॉमन बात है, औरत की तस्वीर भी शनाख्ती कार्ड पे लगती है और नाम भी लिखा जाता है, आइडेंटिटी भी दी जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ी थी सभी पाकिस्तानियों को, औरतों को भी और मर्दों को भी। तो ये हमारा पूरा यकीन है कि अब इस पे बात चल निकली है। तो जैसे मॉरिस जॉन साहब ने कहा कि पहली बार उधर पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुई, तो केस तो पहले भी हो रहे थे, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होते थे। अभी कम से कम मुझे बाकी नहीं पता, लेकिन नेहा का केस, आरजू का केस, ये उधर से मिशेल के केस में, दुर्गा के केस में ये कॉमन नहीं है। वो जो कन्वर्शन वाली बात है, उस बच्ची ने क्लियरली कोर्ट में खड़े होके कहा 2 बच्चों की मां है, 16 साल की बच्ची को ले गए थे, उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरी बेटियां भी क्रिश्चियन और मैं इसी तरह जज साहब रहना चाहती हूँ। वो इतना बोल्ड उससे स्टेटमेंट अभी रिसेंट आया, इस पे अभी आना है जजमेंट 28 तारीख को। बात यह है कि हमें जिद्दोजहद मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारा ताल्लुक जिस माशरे से है, जिस लोगों से है, यहाँ बहुत स्ट्रगल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ, साथ जुड़ने की जरूरत है, साथ खड़े होने की जरूरत है और मसाइल को समझने की जरूरत है, उलझने की नहीं जरूरत। और उम्मीद है कि हम इसको खास तौर पे ये जो फोर्स कन्वर्शन का जो है, इस पे बिल पास करवाने में हमें बाहर से भी दबाव चाहिए, जो क्रिश्चियन लोग हैं, कि वो गवर्नमेंट को लिखें, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें लिखें, और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे सारे बिशप्स लिखे ना, एक एक बिशप लिख दे जरा, उसके पास 1000 लेटर इमरान खान साहब के पास पहुंच जाए। सारे बिशप लिखे अपनी अपनी डिनोमिनेशन से, अपने अपने चर्च से, तो क्यों नहीं तब्दीली आती? बिल्कुल आ सकते हैं। सही बात है, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड गजाला शफीक साहबा, प्रोफेसर तनवीर चौधरी साहब, मोहर जॉन साहब, और इसके अलावा नजर अल्लाह रखा साहब का भी शुक्रिया। और आखिर में मैं यही अर्ज करूँगा कि जो जबरी तब्दीली मजहब और शादियाँ हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था कि रियासत पाकिस्तान के चेहरे पे एक लगा हुआ बदनुमा दाग है, ये दाग धुल सकता है। हम अपनी बात तो करेंगे, पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ जो हैं, खासतौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसकी मजहबी और सियासी लीडरशिप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा क्रिश्चियन चैनल जो हैं, अगर वो भी थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर दें ये कौम के समाजी मसाइल के ऊपर, 1 घंटा या 2 घंटे या कुछ भी, तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। वकील अपनी जगह पे अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उस्ताद, फिर माँ बाप, और अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल भी करें। तो सोशल मीडिया जो है, इसको भी बड़े तरीके से इस्तेमाल करें। ये जैसे रेवरेंड गजाला शफीक साहब ने फरमाया, ये तहरीक चल निकली है और आजू राजा के जो है एक नज़ीर है। तो अब कौम जो है ये ऑटोमेटिकली अवेयर हो चुकी है इस मसले के ऊपर। और फिर मोहर जॉन साहब जैसे दोस्त जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस बात को उठा रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर साहब जैसे तनवीर चौधरी साहब हैं, आप एक मोलम भी हैं, इसके अलावा आप सहाफ़ी भी हैं, तो मीडिया को भी बड़ा अहम किरदार अदा करना है और वकला को भी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और नाज़रीन का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ शरीक महफिल रहे। और आपकी कमेंट्स जो हैं वो यकीनन आपके मुगल साहब ने भी पढ़े होंगे और वो आपके साथ इन टच रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच तस्कीन साहब। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है और खुशी की बात है कि हमारे साथ आज जो पैनल था उन्होंने आज के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की और ऐसे पहलू भी हमारे सामने पेश किए, वो रखे जिनसे शायद हम नाशना थे। उन्होंने हमें बहुत एजुकेट किया आज के मौजू पर और ये बड़ी एनलाइटेंड गुफ्तगू थी। हमारे जो नाजरीन हैं, बहुत से साथी हमारे साथ शामिल हैं, उन्होंने बहुत से कमेंट्स किए हैं। सवाल उसमें ऐसा कोई नहीं जो हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके सामने पेश करें, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो जिनका जवाब मैं समझता हूँ देना जरूरी है
ایک تو ہر جو ایک پروگرام ہے اس میں ہم تمام ایشوز پر ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. مختلف ساتھی مختلف ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو بھی ہو، یہ ایشو بھی اٹھایا جائے، اس پر بات کی جائے، اس میں آپ نے بات نہیں کی. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ کسی بھی 1 گھنٹے کے پروگرام میں پاکستان میں موجود تمام ایشوز پر بات ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ ان تمام ایشوز کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ہم ہر ہفتے ایک ڈیفرنٹ موضوع لیتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو ہمارے سپیکرز ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں جن کا تعلق اسی خاص سبجیکٹ سے ہوتا ہے. فرض کیا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ایک ایشو لیا تھا پاکستانی میڈیا اینڈ مائنورٹیز، اور اس میں ہم نے پاکستان میں موجود مسیحی اور ہندو اور مسلمان صحافی جو ہیں ان کو دعوت دی تھی کہ وہ اس موضوع پر بات کریں. فورس کنورژن اور فورس میریجز ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی ایک بدترین شکل ہے. انسانی حقوق کی پامالی کے کسی بھی عمل کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کہنا ہے میک یور وائس ہرڈ، کیونکہ ہر انفرادی آواز بہت اہم ہے. اس لیے آج کا پروگرام ہم اس بات پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ سو لیٹس ریز آور وائس ہرڈ. آخر میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، ان میں جناب پروفیسر چودھری تنویر صاحب، جناب لازر اللہ رکھا ایڈوکیٹ صاحب، اشوک کمار صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے لیکن ان کے انٹرنیٹ کا پرابلم تھا، وہ آئے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے کنیکٹ نہیں ہو سکے ہمارے ساتھ، سوری. اور جناب کونسلر مورس جون صاحب اور محترمہ پاسٹر زالہ شفیق صاحبہ. اور آخر میں تسکین خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے پروگرام کو بہت خوبصورتی سے چلایا اور ناظرین اور ہمارے جو مقررین ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے ہم اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.